एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अनिल कुमार, सीनियर लेक्चरर जम्मू से। जैसा कि हम पिछली कुछ प्रस्तुतियों से बात कर रहे थे हिंदी शिक्षण के विषय में, और उसके अंतर्गत प्रारंभ किया था हमने हिंदी वर्णमाला से। इससे पहले मेरी 3 प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, जिसमें पहली प्रस्तुति में मैंने हिंदी वर्णमाला के ऊपर संक्षेप में विचार विमर्श किया था। उसके बाद जो दूसरी प्रस्तुति मेरी आई उसमें हमने स्वरों के ऊपर बात की थी। तीसरी प्रस्तुति में हमने व्यंजन आरंभ किए थे, और जितने भी स्पर्श व्यंजन है 25 5 वर्ग के, उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है जो अन्य बचे हुए व्यंजन हमारे हैं, उसमें से अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन है। इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। हम यूं तो जानते हैं कि अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि इनको ये संज्ञा क्यों दी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम अक्सर जब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि जो हमारे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा हिंदी है, और हिंदी में ही अधिकतर हमारा कार्य व्यवहार होता है। समस्या यहाँ आती है कि बहुत से बच्चे जब बड़ी क्लासों में चले जाते हैं तो तब भी वे हिंदी की वर्णमाला को ढंग से नहीं जानते। और हम में से भी बहुत से ऐसे होंगे कि स्पर्श व्यंजन को तो हमें पता होगा, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन क्यों है, ये क्यों यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसके विषय में हम थोड़ा कम जानते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं और वो किस किस वर्ण को मिलाकर बने हैं, इसके ऊपर भी हम विस्तार के साथ आज के इस जो प्रस्तुति मेरी है इसमें हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप जानते हैं कि हमने वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के विषय में पिछली प्रस्तुति में विस्तार के साथ चर्चा की थी। उनका उच्चारण किस तरह से हो, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए अंतस्थ व्यंजन हमारे य, र, ल और व आते हैं। इनको हम अंतस्थ क्यों कहते हैं? प्रश्न ये उठता है कि इनको हम अंतस्थ क्यों कहें। देखें, इसके ऊपर विचार करने के लिए हमें थोड़ा संधि की तरफ जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संधि में स्वर संधि होती है और उसके अंतर्गत एक यण संधि होती है। यण संधि के अंतर्गत क्या है, उनका एक बहुत प्रसिद्ध पाणिनि का सूत्र है, इको यणचि। इको यणचि के अंतर्गत क्या है, एक सूत्र है। ये पाणिनि का सूत्र है। जो संस्कृत को नहीं जानते हैं उनके विषय में थोड़ा सा बता दूं मैं, ये सूत्र के विषय में और पाणिनि के विषय में। पाणिनि जो थे वो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को रचा, और संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी को उन्होंने लिखा था। उसके बीच में एक 14 सूत्र उन्होंने गढ़े थे। 14 सूत्र वो ये थे, मैंने इस तरफ कुछ सूत्र उसमें से लिखे हुए हैं जिनकी आवश्यकता हमें यहाँ पढ़ने वाली है। तो उसके विषय में एक कहा जाता है कि जब वो तपस्या में लीन थे तो शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या 14 बार डमरू बजाया, उसमें से ये ध्वनियां निकली थी। उसका एक श्लोक भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो नन्नाद धक्काम नव पंचवारम उद्धृत कामा संकादि सिद्धा नीतत विमर्शम शिव सूत्र जालम। तो जो शिव सूत्र इनको भी कहा जाता है। अ ई उन री लिख ए ओंग ए ओ छाय व रटन झमन गढ़ दश जब गढ़ दश, इस तरह से जो 14 सूत्र हैं, और पूरा का पूरा उनका जो व्याकरण है वो इन्हीं 14 सूत्रों के ऊपर आधारित है। और जब हम अंतस्थ की बात करते हैं, उसी के अंतर्गत एक यण संधि आती है जिसका सूत्र है इको यणचि। इसका अर्थ ये निकलता है कि इक स्थाने यण स्यात् अच संहिताया विषय। अर्थात इक के स्थान पर यण होता है यदि सामने अच हो तो। अब ये इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इक को। इक क्या है, यहां से, और देखें ये कहां पे आता है शिव सूत्र में,
जो पाणिनि के 14 सूत्र है उसमें ई कहां पर आता है, यहां पर, और क कहां पर आता है, ई से आरंभ करना है, लेकिन हमने क को नहीं लेना है। तो जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको नहीं लेना है। तो ई और उ, दूसरा आ गया री और री। इनको क्या होता है, आदेश होता है कि किसमें बदल जाते हैं, उसके लिए उसमें एक स्थान में यण से आता है। यण क्या है, आप य से शुरू करेंगे यहां से और ण यहां तक ले जाएंगे। ई के स्थान पर य क्रम से, और उसके बाद उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल। ये आदेश होता है, इसमें बदलते हैं संधि में जाकर। कब बदलते हैं, जब सामने अच हो। ये है इक, ये है यण, और ये है अच। अगर सामने अच हो तो अच कौन से हो गए, अ से लेकर च तक, और आप देखेंगे अ ई उ, न को छोड़ देना है, री रे ए ओ ऐ ओ, ये सारे के सारे स्वर हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि री कहां से बीच में स्वर आ गया, तो इसी बात को लेकर थोड़ी सी मैंने आपके साथ चर्चा करनी थी कि संस्कृत में री भी एक स्वर है। हमारे यहां तो री को हमने मात्र ह्रस्व में लिया है, लेकिन संस्कृत में दीर्घ री भी होता है, जिसमें री प्लस दीर्घ संधि में यदि हम जाएंगे, जैसे अ धन आ बनता है, इसी तरह री प्लस री जो है वो बड़ी री जिसको हम कहते हैं वो बनती थी। और इसी तरह जो री था ये भी एक स्वर की श्रेणी में संस्कृत में आता है, लेकिन हिंदी की जो मानक वर्णमाला है, जिसको मानक स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उसमें से इनको निकाल दिया गया है। लेकिन चूंकि वर्णमाला कहीं ना कहीं हमारी हिंदी जो है संस्कृत से प्रभावित है, संस्कृत से लौकिक संस्कृत, वैदिक लौकिक संस्कृत इत्यादि से निकली हुई है, और उसका प्रभाव हमारी वर्णमाला के ऊपर, उसके नियमों का प्रभाव अभी भी हमारी वर्णमाला के ऊपर देखने को मिलता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ई य होता, अगर सामने क्या हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो, अ हो, ई हो, उ हो, री हो, उसके बाद री हो, या ए हो, ओ हो, ऐ हो, या औ हो, और अ का आ, ई का, इनका दीर्घ रूपी अ ई उ जो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है, इनका दीर्घ रूपी अ से आ, ई से ई, उ से उ, इनमें से भी अगर कोई हो सामने, अर्थात हम दो अगर वर्णों की संधि, एक वर्ण यहां पर अगर हमारे पास एक है, उसके सामने अच या स्वर हैं, ये बदलेंगे यण में। संधि के एक तरफ अगर एक है, एक क्या, ई उ री री है, सामने अगर अच हैं यानी स्वर हैं, ये बदलेंगे यण में। किसमें बदलेंगे, य व र ल में बदलेंगे। तो जब ये बदलते हैं, अर्थात अगर हम देखें, एक भी स्वर है, इस तरफ भी स्वर है, सामने प्लस के भी स्वर हैं, दोनों तरफ स्वर हैं, और जो बदल रहे हैं इसमें य व र ल में। जब दोनों तरफ स्वर हैं, और ये जो चार हमारे वर्ण हैं, दो स्वरों की मेल से मिलकर बने हुए हैं, स्वर से मिले हुए ये दोनों वर्ण हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये स्वरों से तो निकले लेकिन व्यंजन तक पहुंचे नहीं। स्वरों से निकले अर्थात संधि के इस तरफ भी स्वर, संधि के उस तरफ भी स्वर, दोनों तरफ स्वर, और स्वरों से निकलकर ये य व र और ल स्वर निकले, लेकिन ये व्यंजन तक पहुंचे नहीं, अंतस्थ यानी बीच में रह गए। इसलिए हम इन चार वर्णों को य र ल व, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो अंतस्थ हम कहते तो आए थे, लेकिन संभवतः हमारे दिमाग में कभी ये ना आया हो कि इन चार वर्णों को अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं। मैं एक एक करके इनका आपके सामने उदाहरण रखूंगा कि किस तरह से, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, हम अभी इसका उदाहरण ले लेंगे एक एक करके कि किस तरह से
ये वर्ण बदलते हैं। जैसे मैं लिखूं इति प्लस आदि, हमारा बनता है इत्यादि। हम इसको तोड़ते हैं, ई धन ट हलंत प्लस ई प्लस आ प्लस द हलंत प्लस ई छोटी। हमारा कंसर्न इससे है। सूत्र कहता है इक स्थान में अगर ई हो, सामने अगर स्वर हो, ये स्वर है, ई को य हो जाएगा, ई को य हो जाएगा। ये जो अंतस्थ है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं स्वर है, इस तरफ भी हम इसको जोड़ देते हैं, इत प्लस ई प्लस आ और दी, दोनों तरफ स्वर आए, इनकी हमने संधि करनी है। जब इनकी संधि करनी है, सूत्र कहता है ई को य होगा, ई आधा त, ई को हो गया य, आगे आ की मात्रा है, आ की मात्रा इसके साथ जुड़ी और ये दी। आपने देखा कि किस तरह ई को य जो था वो आदेश हो गया, ई से य बन गया, दोनों तरफ स्वर। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब एक तरफ ई है, आगे कोई भी स्वर है असमान स्वर, ई के सामने अगर ई होगी तो वो दीर्घ संधि बनेगी। असमान स्वर यदि कोई है तो वो हमारी यण संधि बनती है और ई को य आदेश होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ण य बना हुआ है, ये दोनों तरफ स्वर है, ई और आ को मिलाकर, दोनों स्वरों को मिलाकर ये स्वर बना हुआ है। इस तरह से ये जो वर्ण है ये बना हुआ है, इस तरह से ये दो स्वरों को मिलाकर बना हुआ वर्ण है और कहीं ना कहीं ये व्यंजन तक नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास उदाहरण है, मैं एक और उदाहरण लेता हूं। यह का मैंने उदाहरण आपको बता दिया। दूसरा उदाहरण हमारे पास है ऊ का। हमारे पास शब्द है सु प्लस आगत। अभी देखें, इसको तोड़ें, स हलंत प्लस उ प्लस आगत। ये जो दो वर्ण है, संधि इनके भीतर होनी है। और ये किस तरह, सूत्र क्या कहता है, कोई यानी कि ऊ के स्थान पर व होगा, आधा स, उसके साथ व, ऊ को व कर दिया, आ जो था उसका हमने यहां पर ये लगा दिया मात्रा, ग और त, स्वागत। आपने देखा कि ये जो ऊ था इसको व आदेश हो गया, ऊ से व बन गया। तो ये जो व था ये हमारा यहां से दोनों तरफ स्वर है, ऊ और आ, और दो स्वरों के मेल से ये जो हमारा वर्ण है ये बना, इसलिए इसको अंतस्थ के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद मैं एक और उदाहरण लेता हूं। पितृ अनुमति। अब किस तरह से इसकी संधि होगी, हम इसको तोड़ते हैं फिर से। पी प्लस हलंत त प्लस री प्लस आगे आ गया आ अनुमति। मैं इसको इकट्ठा ही लिख रहा हूं, इनको नहीं तोड़ रहा हूं। हमारे पास ये दो हैं, आप जानते हैं री स्वर है, और उसके बाद जो हमारा ये अ है ये भी स्वर है, और नियम क्या कहता है, री को र होगा। हम करेंगे पी हलंत त प्लस र हुआ, अ है तो अ की मात्रा इसमें आ गई, प्लस नुमति। अब इसको जब हम जोड़कर लिखेंगे तो बनेगा पितृ, त हलंत के नीचे र आ गया, नुमति, पित्रानुमति। तो री को र आदेश हो गया। तो अभी भी आपने देखा कि री भी हमारा जो था ये स्वर था, आगे अ भी स्वर है, और उसके साथ ये जो मिलकर बना, इसलिए इस र को हम अंतस्थ व्यंजन जो है वो कहते हैं। इसके बाद एक और मैं उदाहरण यहां पर लेता हूं। रे प्लस आकृति। अब देखें, री जो था हमने देखा
कि इसको स्वरों की श्रेणी में इसको भी एक तरह से रखा जाता था। ये इक है, इक स्थान जन से यण क्या होगा, री को ल आदेश होगा, ये कहा गया है। अब ये अपने आप में पूर्ण स्वर था संस्कृत में, इसमें ल के साथ री की मात्रा नहीं, इसको पूर्ण रूप से स्वर में रखा जाता था। अगर सामने असमान जो स्वर है वो होगा तो इसका सीधा ल आदेश हो जाएगा, री का ला बनेगा, ला कृति, सीधा इस तरह से। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि संस्कृत में यहां से लेकर यहां तक अ ई उन रे ऋक ए औं ए औच, जिसमें हलंत है ण क न और च, इनको हटा देना, बाकी के जो वर्ण आएंगे अ ई उ रे रे ए ओ ऐ ओ, ये सारे के सारे स्वर की श्रेणी में आते हैं। जब ये सारे के सारे स्वर की श्रेणी में आते हैं और इनके सामने कोई असमान स्वर होगा तो वो जाकर क्या बनेगा, एक तरह से इक अगर होंगे ई उ री री, ये चार अगर स्वर होंगे, इनके सामने अगर कोई असमान स्वर होगा तो उसको इस तरह से य व र और ल आदेश होगा। तो हमने अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत ये देखा कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये दोनों तरफ स्वर है, संधि के इस पार भी और उस पार भी, ये दो संधियों से मिलकर, दो स्वरों से मिलकर वर्ण बने हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि स्वरों से मिलकर तो निकले लेकिन पूर्ण व्यंजन तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इनको हम य र ल और व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये था एक अंतस्थ व्यंजनों के विषय में जो मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि इन चारों को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लगभग मेरा ये मैं इससे पहले 3 जो प्रस्तुतियां दे चुका हूं, ये चौथी प्रस्तुति मेरी है। इन 4 प्रस्तुतियों में मैं अभी तक वर्णमाला के ऊपर ही अटका हुआ हूं। वर्णमाला के ऊपर इसलिए अटका हूं कि मुझे अगर इतनी लंबी एक ही प्रस्तुति करनी है तो कम से कम 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वो बनती, और उसके ऊपर एक तरह से पूरी तरह से बातचीत करना, चाहे दूसरों को समझाना, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ न्याय होता। इसलिए मैंने इनको तोड़कर 4 प्रस्तुतियों में वर्णमाला को प्रस्तुत करने का एक प्रयोग किया है, प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि इस तरह से जो एक एक चीज को मैं लेकर वर्णमाला की चल रहा हूं, ये आपके लिए फायदेमंद होगी। इसी तरह ऊष्म जो व्यंजन है हमारे, अंतस्थ व्यंजन, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऊष्म व्यंजन जो है श, श, स और ह, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो जिह्वा है पूरी तरह से टच तो नहीं करती हमारी किसी तालु के भाग को, लेकिन बिल्कुल पास जाकर और एक गर्म हवा हमारे मुंह से निकलती है, संघर्ष करती हुई हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आप बोलकर श बोलते समय आपकी जो जिह्वा है तालु के किसी भी भाग में टच नहीं करती और बिल्कुल पास जाकर के संघर्ष करती हुई हवा निकलती है। इस तरह श, स और ह को कंठीय स्वर भी, कंठीय व्यंजन भी कहा जाता है, लेकिन इसको हम ऊष्म की श्रेणी में रखेंगे। तो ये ऊष्म व्यंजन थे। और इसके बाद मैं संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करूंगा। क्ष, क्ष की जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि क्ष ये है, आधा ख, ये ख प्लस य क्ष, लेकिन ये गलत है। ये जो बना है क प्लस श को मिलाकर ये व्यंजन बना हुआ है क्ष। उसके बाद त्र में आप देखेंगे त और रो सीधा हमें दिखाई देता है, लेकिन यहां पर अगर जब हम न्य को बोलते हैं हमें लगता है कि ये इससे मिलकर बना है, ग हलंत प्लस ये भी गलत है। जबकि ये बना हुआ है ज प्लस न्य से, इसका विशेष ध्यान। संज्ञान, संज्ञान हम बोलते हैं संज्ञा, संज्ञा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ गया है। लेकिन अगर इसकी जो इतिहास है उसको देखा जाए, वर्णों के जो बनते हैं किस तरह से संयुक्त, उसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ज और न्य को मिलाकर बनता है ज्ञ। इसी तरह श और र, अक्सर हम सोचते हैं इसको हम ऐसे क्यों ना लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है क्योंकि मानक वर्तनी जो पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के लिए जो मानक वर्तनी तैयार की गई, उसके लिए विशेष रूप से श्रीमान, ये जो श्र शब्द था ये बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता था, इसलिए इसको मान्यता दी गई है कि हम श्र को इस तरह से लिख सकें और श्रीमान का कुछ भी लिखना हो हम उसको लिख सकें। तो ये थी आज की जो प्रस्तुति अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन,
इसके विषय में मैंने जो आपके साथ बात करनी थी, विशेषकर अंतस्थ व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसके विषय में जो बात करनी थी। इसी के साथ जो मेरी पूरी की पूरी वर्णमाला थी, ये 4 प्रस्तुतियों में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है और विस्तार के साथ इनके ऊपर चर्चा की है। आशा करता हूं कि ये मेरी जो प्रस्तुति है आपको अवश्य ही एक ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होगी। तो आने वाले समय में हिंदी शिक्षण के संबंध में शब्द विचार, वाक्य विचार, उसके बाद आगे चलते हुए हम अन्य विषयों के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए मैं अनिल, सीनियर लेक्चरर, मेरी तरफ से नमस्कार। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाले समय में भी हिंदी के विषय में विशेष ज्ञान जो मैं देता रहूंगा। नमस्कार।